नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर आपको एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी ही कराई जाती है और इसके साथ साथ एक दिवसीय परीक्षा जो आपके अदर वनडे एग्ज़ाम्स हैं अलग अलग स्टेट में लेकर के, वहाँ पर जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उनकी भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही जानकारी लेकर के आया हूँ जिसके लिए विद्यार्थी काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे और हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त इस वैकेंसी के बारे में जानते होंगे, RPF 2024। तो आज हम लोग जानेंगे कि ये जो वैकेंसी है या इसके लिए जो नोटिफिकेशन आ गया है 1 मार्च को, इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या होगी और इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, एग्ज़ाम का क्या सिलेबस होगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, ठीक है, और इसके अलावा कितने वर्ष तक की आयु के लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो सारी चीज़ें आज हम लोग इसमें जानने वाले हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें अभी तक इस बारे में जानकारी नहीं है और आपका एक शेयर उन विद्यार्थियों को ये जो है महत्वपूर्ण जानकारी दे देगा। और दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी इसलिए भी है क्योंकि कई सारे लोगों का, कई सारे विद्यार्थियों का एक सपना होता है पुलिस में जाने का, फोर्स में जाने का, और कई बार विद्यार्थी ये प्रयास करता है कि उन्हें किसी स्टेट, मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की आयु सीमा इस बार तो बढ़ा दी गई है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 22 या 23 एज तक की आयु में ही आप लोग जो है फॉर्म भर सकते हो। बाकी के लोगों को फॉर्म भरने का रास्ता बंद कर दिया जाता है। RPF रेलवे एक ऐसा प्लेटफॉर्म या एक ऐसी जॉब आपको दे रहा है जो यदि आप 22 पार कर गए हैं तो भी टेंशन नहीं, 23 भी पार कर गए तो भी कोई टेंशन नहीं। यहां पर आप फोर्स में जा सकते हो और ऐसी फोर्स में जहां पर आपका जो तन्मयता है वो बहुत जरूरी रहता है यहां पर, ठीक है। यहां पर शारीरिक रूप से आपको दक्ष होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी प्रकार की वैकेंसी की चर्चा करने वाले हैं। आप लोग देख ही रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है कि फॉर्म कब से अप्लाई किए जाएंगे, फॉर्म कब से हम भर सकते हैं, और इतना इसके अलावा फॉर्म के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारी परीक्षा की रणनीति क्या होगी। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि हमारा पाठ्यक्रम क्या होगा, हमारे एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, ठीक है, रणनीति क्या होगी परीक्षा की। तो बहुत सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो बिना देरी करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिरकार इस परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। दोस्तों, एक मौका है आप लोगों के पास कुछ कर दिखाने का। फिर से आज आपको जो है एक मौका मिलने जा रहा है। 15 अप्रैल से इसके फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण डेट्स या महत्वपूर्ण तिथि, इस वैकेंसी के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियों में याद रखिएगा कि पहली महत्वपूर्ण तिथि जो नोटिफिकेशन जारी होने की है, हालांकि इससे आपको कोई मतलब नहीं है, 1 मार्च 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था और इसमें जो फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है, यानी फॉर्म भरने की तिथि, फॉर्म भरने की तिथि ये होगी दोस्तों आपकी 15 अप्रैल 2024। यहां से ध्यान देना, 15 अप्रैल 2024 से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे। 15 मई तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी पूरा 1 महीने का आपको समय मिलेगा फॉर्म भरने का। मतलब फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि क्या है, 15 अप्रैल 2024, और अंतिम तिथि क्या है, 15 मई 2024। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ और रेलवे ने की है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसा स्टूडेंट है, ऐसा अभ्यर्थी है जो ऑनलाइन फीस नहीं करना चाहता है, ऑनलाइन फीस का पेमेंट नहीं देना चाहता है, वो ऑफलाइन तरीके से बैंक के माध्यम से करना चाहता है, तो उसके लिए उन्होंने फीस जमा करने की अंतिम तिथि 10 मई 2024 रखी है, ठीक है। यदि कोई ऑफलाइन फीस जमा कर रहा है तो आपको जो है अंतिम समय मिलेगा फीस जमा करने का 10 मई तक। 10 मई के बाद आपको फीस नहीं एक्सेप्ट की जाएगी, फिर आपकी ऑनलाइन फीस ही एक्सेप्ट करी जाएगी, अर्थात आप ऑनलाइन भर सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो, ऑफलाइन फीस भी दे सकते हो। तो महत्वपूर्ण तिथियों में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। 1 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, फॉर्म भरने की प्रारंभिक तिथि 15 अप्रैल 2024 और अंतिम तिथि 15 मई 2024, ठीक है, इतना याद रखना। इसके साथ अब जो हमारे लिए जरूरी है, सर इसके लिए पद कितने हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम का जो मोटिवेशन आता है ना,
वो पोस्ट को देख करके आता है। जैसे आज अभी यूपी पुलिस को देख के आप लोगों में, बहुत सारे विद्यार्थियों में एक अति उत्साह आ गया था कि सर इतनी ज़्यादा वैकेंसी, अब तो हम इस बार वैकेंसी एक सीट अपने लिए लेकर के ही मानेंगे। और ऐसा ही कुछ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, मतलब पोस्ट आपको बहुत अच्छे लेवल पर देखने को मिलेगी। लगभग यहां पर पोस्टों की संख्या जो रखी गई है वो है 4660 पोस्ट, ठीक है, 4660। हालांकि ये यूपी पुलिस के मुकाबले में तो कम ही है, लेकिन अपने आप में रेलवे के पर्पज से आप लोग देखोगे तो ये वैकेंसी कम नहीं है, पर्याप्त है। इसमें इस पोस्ट को या इन पदों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका एसआई में, ठीक है, एसआई में, और दूसरा आपका कांस्टेबल में, ठीक है। ये दो पोस्ट आई हैं यहां पर, कांस्टेबल की हैं और एसआई की हैं। यहां पर ध्यान देना, जो कांस्टेबल की पोस्ट है, कांस्टेबल की पोस्ट के लिए जो टोटल जो पोस्ट रखी गई हैं वो है 4208 पोस्ट, ठीक है, 4208 पोस्ट कांस्टेबल के लिए है। और जो लोग एसआई बनना चाहते हैं, जो लोग एसआई की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो इसके लिए आपके पास पोस्ट होंगी 452। तो ये पोस्ट सफिशियंट है दोस्त, बस आपको तैयारी में लग जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं आज से नहीं बल्कि अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। और इसी के लिए जो विद्यार्थी ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर हम तैयारी कैसे करें, तो पूरा इसका स्टडी प्लान, किस तरीके से हमें क्या क्या चीजें कवर करना है, क्योंकि मैं इसके सिलेबस पर भी अभी आगे चर्चा करूंगा कि इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो आगे आने वाले समय की जो पूरी रणनीति है हम लोग उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि हमें हर हाल में सिलेक्शन लेकर ही रुकना है। कुछ भी हो जाए हम सिलेक्शन लेकर के रुकेंगे, हमें कितना भी मेहनत करना पड़ जाए हम करेंगे। क्योंकि रिजल्ट मित्र की तरफ से आपको इतना कंटेंट फ्री में मिल रहा है दोस्तों, कि यदि फिर भी आप जो है सिलेक्शन नहीं ले पाओगे तो कल के दिन आपकी आने वाली पीढ़ियां आपसे क्वेश्चन पूछेंगी कि जब रिजल्ट मित्र पर पूछेंगे आपसे कि क्यों पापा, जब रिजल्ट मित्र पर फ्री क्लासेस चल रही थी तो आपने क्यों नहीं पढ़ा, क्यों मम्मी क्यों नहीं पढ़ पाई फ्री क्लासेस को, तो वो कहां से क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। ऐसे क्वेश्चन से बचने के लिए आपको रिजल्ट मित्र की जो फ्री क्लासेस हैं इनका लाभ लेना चाहिए और अपनी सीट रिजर्व कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो एसआई में लगभग 452 पोस्ट और कांस्टेबल में लगभग 4208 पोस्ट मिलने वाली है। बस तैयारी आपकी ठीक ठाक तरीके से होनी चाहिए। अभी हम सिलेबस पर भी डिस्कस करेंगे, तो इतना समझ में आया होगा। अच्छा, इसमें से महिलाओं के लिए और एक फायदा है, ये जितना भी पोस्ट है इन पोस्ट में लगभग 15% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, ठीक है। 15% रिजर्वेशन यहां पर महिलाओं के लिए रहेगा टोटल पोस्ट में से। तो रिजर्वेशन में महिलाएं आएंगी और रिजर्वेशन के बाहर भी जाकर के फाइट कर सकती हैं, मतलब टोटल सीट पर भी फाइट होगी। और स्पेशली 15% सीट ऐसी होगी जिस पर केवल और केवल फीमेल्स अभ्यर्थी ही, फीमेल एस्पिरेंट ही जो है इसमें फाइट करेंगे, कोई मेल नहीं आएगा। तो ये महिलाओं के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, महिलाओं के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, लड़कियों के लिए स्पेशली जो है नौकरी लेने का, लड़कों के लिए भी है, ठीक है। तो ये पोस्ट है इतनी। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि सर इसके लिए कौन फॉर्म भर सकता है, इसकी आयु सीमा क्या होगी, आयु सीमा क्या होगी, ठीक है, आयु सीमा क्या होगी इसके लिए। तो आयु सीमा यहां पर बोला गया है कि जो भी व्यक्ति इसमें फॉर्म भरेगा, एक मैं सामान्य आपको आयु सीमा बता रहा हूं, बाकी रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है, 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया गया है जो जैसे योग्य होगा। तो 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 को जो भी इस व्यक्ति में इस फॉर्म भरेगा, तो चूंकि 2 पोस्ट दी गई हैं, एक तो आपके लिए एसआई की है और दूसरी है आपके लिए कांस्टेबल की, ठीक है। तो एसआई के लिए बोला गया है कि आपको कम से कम 20 वर्ष का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए 28 साल का, ठीक है, 28 वर्ष का होना चाहिए। और कांस्टेबल के लिए बोला गया है कि आपकी मिनिमम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम आयु होनी चाहिए 28 वर्ष, ये यहाँ पर जो है बोला गया है, ठीक है। तो एसआई के लिए, रेलवे आरपीएफ एसआई के लिए आपकी जो है मिनिमम एज 20 ईयर और मैक्सिमम एज 28 ईयर, कांस्टेबल के लिए 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स का निर्धारण किया गया। इसमें भी रिलैक्सेशन है, एससी एसटी या जो एक्स सर्विसमैन है या जो और लोग हैं उनके लिए लगभग 5 साल तक की भी छूट मिल जाएगी।
लेकिन अभ्यर्थी की ये जो डेट काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2024 से काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को उसे 20 वर्ष या 18 वर्ष होना चाहिए, कम से कम बता रहे हैं। तो इतना हो गया, ठीक है। अब इसके लिए आएगा दूसरा हमारा जो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर इसकी फॉर्म फीस क्या होगी। फॉर्म फीस क्या होगी? तो फॉर्म फीस में हम लोग देखेंगे खासकर जनरल यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, या ओबीसी भी यहां पर रखा गए हैं। तो इसमें फीस रखी गई है 500 रुपये, 500 रुपये। अच्छा, यहां पर एक रेलवे का नियम आप सब लोग जानते ही होंगे कि यदि आपने सीबीटी फर्स्ट दे दिया, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट दे दिया, तो इसके बाद 500 में से आपकी 400 रुपये फीस लौटा दी जाएगी, मात्र 100 रुपये रह जाएगी, ठीक है। और जो अदर लोग हैं जैसे एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, तो इन सभी के लिए जो फीस रखी गई है वो है 250 रुपये, यानी उनको फॉर्म फीस देनी पड़ेगी 250 रुपये। और यहाँ पर भी यही नियम लागू होता है कि जैसे ही आप सीबीटी फर्स्ट देंगे तो उसके बाद ये आपकी पूरी की पूरी 250 रुपये रिटर्न कर दी जाएगी, लौटा दी जाएगी। तो जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनको 500 में से 100 रुपये फीस के रूप में देना पड़ेगा। 400 उनके सीबीटी फर्स्ट यानी पहला पेपर देने के बाद मिल जाएगी, रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। 400 रिटर्न हो जाएगी, 100 रुपये बस लगेगी। और जो अन्य कैटेगरी के हैं इनको लगभग पूरी की पूरी रिटर्न हो जाएगी पहला पेपर देने के बाद, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं शैक्षणिक योग्यता की। आयु सीमा हो गई, सभी चीजों पर हम लोग ध्यान दे लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता की क्वालिफिकेशन क्या होगी? शैक्षणिक योग्यता क्या है सर? कितना पढ़ना होगा हमें इस वैकेंसी के लिए, कौन कौन सी डिग्री चाहिए होगी, ठीक है। क्या हमें बीए चाहिए, क्या बीएससी चाहिए या कुछ और चाहिए सर? तो यहाँ हम लोग देखेंगे, चूंकि 2 पोस्ट हैं तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है, ठीक है। योग्यता दोनों के लिए अलग है। एसआई, पहले हम एसआई देखेंगे और फिर देखेंगे कांस्टेबल। देखिए एसआई के लिए जो योग्यता रखी गई है, ये बोला गया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका स्नातक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं, या इसके समकक्ष जो भी हो, ठीक है। स्नातक या इसके समकक्ष होना चाहिए। और जो कांस्टेबल है, कांस्टेबल के लिए देखिए ज़्यादा फाइट हो सकती है, इसलिए भी फाइट हो सकती है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर जो शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वो 10th पास रखी गई है। मतलब स्टूडेंट को 10वीं पास होना चाहिए। यदि वो 10वीं पास है, 10th पास किया है, ठीक है, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से, तो ऐसे सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो एसआई का फॉर्म कौन भरेगा? जो किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक या इसके समकक्ष कोई डिग्री लिए हैं। और कांस्टेबल का फॉर्म कौन भर सकते हैं? 10th पास। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि देखो एसआई का फॉर्म तो वही भरेंगे जो ग्रेजुएट हैं, लेकिन कांस्टेबल का फॉर्म वो भी भर सकते हैं जो ग्रेजुएट हैं और 10th पास भी हैं, 12th पास भी हैं। तो यहाँ ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा, यहाँ थोड़ी सा कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि सीटों की संख्या क्या है, कम है, और यहाँ पर सीटों की संख्या ज़्यादा है, 4208 के लगभग है। तो कंपटीशन बराबर ही मान के चलिएगा, दोनों जगह बराबर है। यहाँ पर सीटों की संख्या कम है तो लोग कम हो रहे हैं, और भारत में बेरोजगारों की कमी नहीं है ना। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने फॉर्म यहाँ भरेंगे उतने ही फॉर्म यहाँ पर भी भर सकते हैं, क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो बैठे हैं। तो हमने लगभग काफ़ी चीज़ों की चर्चा कर ली है। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी चयन प्रोसेस पर, चयन प्रक्रिया पर। लेकिन चयन प्रक्रिया पर आने से पहले मैं आप सभी को इसके सिलेबस की तरफ ले चलता हूं कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस, चयन प्रक्रिया। तो चयन प्रक्रिया 3 फेज से होकर के गुजरेगी। फेज फर्स्ट, फेज सेकेंड, फेज 3। अब देखिए फेज फर्स्ट क्या है। तो फेज फर्स्ट जो होगा ये आपका सीबीटी एग्जाम होगा, जिसके बाद आपकी फीस रिटर्न होनी है। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें 3 विषय मुख्य रूप से रखे गए हैं। पहला जीएस रखा गया है, जो लगभग होगा आपका 50 नंबर का, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर का। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा जीएस में, ठीक है। और इसके बाद रखी गई है मैथ
मैथ आपकी होगी 35 नंबर की, 35 नंबर की। तो 35 क्वेश्चन, 35 जो है नंबर। और इसके बाद तीसरा जो विषय है वो होगा आपका रीजनिंग का, और इसमें भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 35 क्वेश्चन, 35 नंबर। तो टोटल यहां पर हम देखेंगे 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स होंगे, 120 नंबर, 120 मार्क्स, ठीक है। और ये टोटल जो आपको समय मिलेगा परीक्षा के लिए ये होगा 90 मिनट का, मतलब 90 मिनट में आपको 120 नंबर या 120 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो काफ़ी ये समय जो है आपको कम ही मिला है, बहुत ज़्यादा समय नहीं है। और उसमें भी यदि कहीं पर गलती कर दिए तो 1/3 आपका ऋणात्मक अंकन भी है। मतलब आपको यदि 3 क्वेश्चन सही कर दिए और 1 क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो 1/3 नंबर आपके चले जाएंगे, या 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया तो आपका 0 हो जाएगा, मतलब आपने कुछ भी हासिल नहीं किया, आपकी मेहनत 0। तो 1/3 का, चूंकि ऋणात्मक अंकन ज़्यादा ही है यहाँ पर, इसको कम मान के नहीं चलिए। अब फेज 2 और फेज 3, फेज 2 में है आपका पीईटी। अब ये पीईटी वो नहीं है जो आपका उत्तर प्रदेश में होता है ना, यूपी SSSC के द्वारा। ये पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इफिशियंसी मतलब आपकी शारीरिक दक्षता का टेस्ट होगा। दक्षता का मतलब कितना दौड़ सकते हो, कितनी आपकी हाइट होगी, है ना। तो ये सारी चीजें, कितना दौड़ सकते हो, इस तरीके के मेजरमेंट जो लिए जाएंगे वो शारीरिक दक्षता होगा। और फिर होगा यहां पर, इसको बोलेंगे अपन पीएमटी। पीएमटी का मतलब यहां पर मेडिकल साइंस मत ले लीजिएगा कि मेडिकल, प्री मेडिकल टेस्ट है, ये होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, ठीक है। शारीरिक माप जो है परीक्षण, ठीक है, शारीरिक माप परीक्षण होगा। आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आप कितना ऊंचा कूदते हो, कितना लॉन्ग जो है लॉन्ग डिस्टेंस में आप जो है जंप करते हो, कितना हाई डिस्टेंस में जंप करते हो, ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। और फाइनली जब इतना आप कर लोगे तो फाइनली जो फिर अगली प्रोसेस होती है वो होगी आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। और जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट, लो सर ये आपका ज्वाइन लेटर, खिलाओ अपने परिवार को मिठाई। लेकिन ये सरल नहीं है, जितना मैंने सरल कह दिया कि ये आपका लेटर है, इतना सरल वास्तव में है नहीं। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, गर्मियों का समय आ गया, पसीना बहाना पड़ेगा। आप रिजल्ट मित्रा टीम आपके साथ पूरी तरीके से तैयार है। आप कितना तैयार हैं बस ये देखना है अब हम लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब इस पर हम डिटेल से चर्चा कर लेते हैं, फेज 2 और फेज 3 को लेकर के, कि सर इसमें कितना हाइट चाहिए है, कितना दौड़ चाहिए है, ठीक है, महिलाओं को कितना दौड़ चाहिए, पुरुष वर्ग को कितना दौड़ चाहिए। तो इन सब पर जो है अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं फेज 2 से। फेज 2 यानी यहां पर हम लोग देखेंगे फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट। इसमें क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें 2 पोस्ट रखी गई हैं, चूंकि एक तो आपकी है एसआई के लिए और दूसरी आपकी कांस्टेबल, ठीक है। कांस्टेबल यहां पर हम देखेंगे पहले मेल के लिए, ठीक है, मेल कांस्टेबल मेल, मेल और दूसरा होगा फीमेल। दोनों का जो है एक एक करके देख लेते हैं, फिर हम लोग एसआई वाले में आएंगे। तो मेल में यहां पर बोला गया है कि जो कांस्टेबल भर्ती होगी, इस कांस्टेबल भर्ती में मेल को दौड़ना है लगभग 1600 मीटर, ठीक है। कितना दौड़ना है मेल को, जो पुरुष वर्ग होगा इसको 1600 मीटर दौड़ना है। और 1600 मीटर की दौड़ कितने समय में पूरी करनी है, इसको टाइम दिया जाएगा 5 मिनट का। इन्हें 5 मिनट 45 सेकंड में ये दौड़ कंप्लीट करनी होगी। 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 मीटर दौड़ना है। और इसके साथ साथ इन्हें लॉन्ग जंप करनी है, लंबी कूद, लंबी कूद, और दूसरी होगी ऊंची कूद। तो 14 फुट तक इनकी लंबी कूद होगी, जो डिस्टेंस दूरी होगी। और हाई जंप होगा 4 फीट का, ठीक है, 4 फीट का हाई जंप और 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा, ठीक है। अब हम लोग फीमेल की चर्चा करेंगे। तो फीमेल के लिए यहां पर बोला गया है कि फीमेल जो है इनको भी चूंकि दौड़ने की प्रोसेस से इनको बाहर कर दिया गया है, सॉरी फीमेल को दौड़ने के लिए बोला गया है लेकिन कम दौड़ना है, इनको दौड़ना है
800 मीटर, मतलब 1600 मीटर मेल को और फीमेल को दौड़ना है 800 मीटर, और ये कवर करेंगे कितने में? 3 मिनट 40 सेकंड में। 3 मिनट 40 सेकंड में इनको ये पूरी दौड़ कवर करनी होगी 800 मीटर की। यस, और लॉन्ग जंप भी इनके लिए बोला गया है, लंबी कूद, लंबी कूद और ऊंची कूद, हाई जंप एंड लॉन्ग जंप। देखिए अब चूंकि महिलाएं हैं तो महिला के लिए जो है यहां पर कम रहेगा। कितना कम है? तो लंबी कूद होगी इनकी 9 फीट की, और ऊंची कूद होगी यानी हाई जंप होगा 3 फीट का। 3 फीट इनको ऊंची कूद और 9 फीट इनकी लंबी कूद होगी। तो ठीक है, ये कांस्टेबल के लिए है। अब हम लोग देखेंगे एसआई के लिए। एसआई के लिए कितना क्या रखा गया है? तो एसआई के लिए यहां पर हम देखेंगे कि मेल जो वर्ग होगा, एसआई के लिए जो मेल वर्ग होगा, ठीक है, मेल के लिए यहां पर रखा गया है, दौड़ बराबर रखी गई है दोस्तों। दौड़ तो वहां पर भी 1600 मीटर है और यहां पर भी 1600 मीटर ही दौड़ है, लेकिन यहां टाइम कम कर दिया जाएगा। यहां पर टाइम, सॉरी, एसआई में टाइम बढ़ा दिया जाएगा। यहां पर 6 मिनट टाइम जो रखा गया है वो 6 मिनट 30 सेकेंड का है। लगभग आपको 6.5 मिनट में ये 1600 मीटर की दौड़ करनी है, और यहाँ पर कम समय दिया गया 5 मिनट 45 सेकंड कांस्टेबल में, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर जो है लंबी कूद भी बताई गई है और ऊंची कूद बताई गई है। लंबी कूद जो रखी गई है यहाँ पर पुरुष वर्ग के लिए वो है 12 फीट। 12 फीट, वहाँ पर कितनी है? 14 है, देखिए पुरुष वर्ग के लिए, और यहाँ पर 12 फीट है। और ऊंची वाली जो रखी गई है, ऊंची कूद यहाँ पर रखी गई है, ये 3 फीट रखी गई है, ठीक है। 3.3 फीट 9 इंच रखी गई है, मतलब 3.9 फीट कह सकते हैं। 3 फीट 9 इंच जो है ऊंची कूद रखी गई है। इसके अलावा जो फीमेल कैंडिडेट होंगे, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहां पर देखेंगे कि जो दौड़ रखी गई है ये 800 मीटर की है। 800 मीटर इनको दौड़ना है 4 मिनट में, यानी 4 मिनट में 800 मीटर की दूरी तय करनी है। और लंबी कूद होगी इनकी 9 फीट की और ऊंची कूद होगी इनकी 3 फीट की, ठीक है। तो ये पूरा फैमिली के लिए, सॉरी, जो फीमेल है और मेल है, ये पूरा का पूरा हमने यहां पर चार्ट बना लिया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, ठीक है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, शारीरिक दक्षता कितनी पावर है। और चूंकि देखिए जब आप आरपीएफ जैसे एग्जाम में जा रहे हो, रेलवे जैसे एग्जाम में जा रहे हो, तो इतना होना चाहिए, क्योंकि आप सभी कई बार देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति रेलवे के जो आरपीएफ के लोग होते हैं कई बार ऐसे काम कर देते हैं जो कि सुर्खियों में आ जाते हैं, है ना। कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो ट्रेन के सामने आते आते बच जाते हैं, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, उनको बचा लेते हैं। तो इतना तो होना ही चाहिए। अब कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बड़ा भयंकर मोटा ताजा व्यक्ति हो जिसको खुद में ना चला जा रहा हो, खुद नहीं चल पा रहा हो और वो जो है आरपीएफ ज्वाइन करने पहुंच जाए, तो ऐसे लोगों को आरपीएफ नहीं रख सकते। रेलवे का काम है, वहाँ पर बहुत सारे लोग एक्टिव चाहिए, एक्टिव पर्सन ही वहाँ पर जो है काम कर पाएगा। अनएक्टिव पर्सन से तो उम्मीद ही नहीं की जा सकती। तो ये आपका हो गया फेज 2 पीटी। अब अगला होगा हमारा फेज 3। फेज 3 जिसे अपन नाम देंगे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। अब इसमें हम लोग कैटेगरी वाइज करेंगे। अब यहाँ पर मेल फीमेल तो होगा ही, लेकिन इसमें हम कैटेगरी वाइज करेंगे। कैटेगरी वाइज क्या होगा? जैसे यहाँ पर देखेंगे कि जो अनरिजर्व्ड होंगे या ओबीसी होंगे, ठीक है, अनरिजर्व्ड और ओबीसी, इनके लिए जो हाइट रखी गई है, फेज की बजाय आप सीधा यहाँ पर बस इतना ही लिखे रहिए पीएमटी, और इसमें यहाँ पर हम लिखेंगे कैटेगरी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी वालों के लिए रहेगा, ठीक है। हाइट क्या होगी, हाइट क्या होगी, ठीक है। तो ये दोनों लेवल पर हम देखेंगे हाइट में। अब
देखिए यहाँ जो अनरिजर्व कैटेगरी है यानी जनरल कैटेगरी या ओबीसी, तो यहाँ जो मेल वर्ग होगा इसको चाहिए है 165, हाइट कितनी चाहिए इसकी, कम से कम 165 होनी चाहिए। यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा मेल, ठीक है, मेल 165। और यदि हम SC ST या इसके साथ जो अन्य रिजर्व कैटेगरी है उनकी बात करेंगे तो वहाँ पर जो यहाँ हमें चाहिए है वो चाहिए है 160, ठीक है, ये मेल के लिए ही है, ये SC ST मेल के लिए है, ठीक है। और फीमेल के लिए यहाँ पर रखा गया है 157, ये फीमेल के लिए हाइट है, ठीक है, हाइट 157 होनी चाहिए। और SC ST फीमेल के लिए जो हाइट रखी गई है वो 152 रखी गई है, ठीक है, 152 फीमेल्स जो है वो SC ST की होंगी। तो अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी की जो मेल वर्ग होंगे इनकी हाइट 165 होनी चाहिए और SC ST मेल वर्ग की हाइट होनी चाहिए 160। इसके अलावा अनरिजर्व ओबीसी की फीमेल वर्ग की कैटेगरी में जो आएंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 157 और SC ST में होनी चाहिए 152, ठीक है। और इसी प्रकार से हम चेस्ट की बात करेंगे, चेस्ट की बात करेंगे तो चेस्ट में देखिए एक चीज याद रखना, फीमेल्स के चेस्ट का जो है मापन नहीं होगा यहाँ पर केवल और केवल पुरुष वर्ग का होगा। तो पुरुष वर्ग में यहाँ पर दोनों प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी या ओबीसी में है, ठीक है, ओबीसी यहाँ पर केवल मेल के लिए है, फीमेल के लिए नहीं होगा, ठीक है, मेल बस के लिए है। तो कम से कम चाहिए 80 सामान, जैसे आप ये खड़े हैं, है ना, ये खड़े इस तरीके से, तो इस तरीके से जब मेजरमेंट किया जाएगा तो हमारा 80 सेंटीमीटर तक होने चाहिए। और जब सांस भर ली जाए ऐसे फुला लिया जाता है, देखे होंगे आप लोग, कई लोग ऐसे कर लेते, फुला लेते, तो वो फुलाने के बाद जो है फूलने के बाद होना चाहिए कम से कम 85, कम से कम 85 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 80 और 85 इतना होना चाहिए। इसी प्रकार से जो SC ST हैं इनके लिए रखा गया है 76.2 से लेकर के 81.2 पॉइंट तक, तो इतना जो है SC ST के लिए होना चाहिए। तो ये सारा जो है फेज 3, और इसके बाद जब आपका फेज 3 कंप्लीट हो जाएगा तो आप पहुंच जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने। और जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गए तो फिर तो क्या है, खिलाओ परिवार वालों को मिठाई, है ना, बांटो खुशियां सबके साथ। और रिजल्ट मित्र टीम को भी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद दीजिएगा, क्योंकि इतना करने में कहीं ना कहीं रिजल्ट मित्र टीम भी आपके लिए पूरी डेडिकेटेड रहेगी। लेकिन खुशियां मनाने का समय नहीं है अभी, है ना, अभी केवल कोरी कल्पना में बहने का समय नहीं है। हम कोरी कल्पना से बाहर निकल के आएंगे, तैयारी करेंगे और इस अपनी कल्पना को सच्चाई में ला करके रहेंगे। वास्तव में जब तक हम अपनी इस कल्पना को यथार्थ में परिवर्तित नहीं कर देंगे तब तक रुकेंगे नहीं, चाहे हमें इसके लिए कितना भी पसीना बहाना क्यों ना पड़ जाए। अब हम लोग मेन बात करते हैं दोस्तों स्रोत की। आखिरकार स्रोत क्या है हमारे पास इस सिलेबस को पढ़ने का, इस तैयारी को करने का। तो पहला स्रोत यदि आप फिजिकल रूप से देखोगे तो वो तो आप ही हैं खुद। आप अपने मोहल्ले में, सॉरी, आपका जो गांव है या जिस कस्बे में रह रहे हैं वहाँ कोई स्टेडियम होगा। गांव है तो गांव में तो हर जगह स्टेडियम है ना। अपनी पगडंडी पर निकलो, दौड़ो और जो है शारीरिक दक्षता को पूरा करो। करते भी हैं गांव के जो विद्यार्थी हैं वो तो बड़ा भयंकर तरीके से जॉब में लग जाते हैं अपनी तैयारी में। अब हम लोग करेंगे अपनी शिक्षा के लिए, रिटन टेस्ट के लिए, CBT फर्स्ट के लिए। तो CBT फर्स्ट में क्या करेंगे सर, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए आपके पास दो चीजें हैं। नंबर फर्स्ट, बुक्स, किताबें हैं। पहले किताबें आप पढ़िए, मार्केट में आप जाएंगे बहुत सारी किताबें हैं। और यदि किताबें समझ में नहीं आएंगी तो इसके लिए मेरा फिर से एक वीडियो आएगा इस पर, इसकी रणनीति पर, कि किस तरीके से हमें क्या क्या करना है। पूरी रणनीति मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा कि आने वाले समय में लगभग हमारी 4 महीने की रणनीति क्या होगी, कितना घंटे हमें पढ़ना चाहिए, हमारा टाइम टेबल कितना होगा, क्या होगा। लेकिन टाइम टेबल दोस्तों आप अपने हिसाब से तय करोगे, क्योंकि मेरे टाइम टेबल को आप यदि एक्सेप्ट कर रहे हो तो शायद वो आपके लिए काम करना हो। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपको सुनाऊं 10 बजे लेकिन आपके सोने की आदत 9 बजे हो, या आपके सोने की आदत 11 बजे हो, तो वो फॉलो नहीं कर पाएगा। मैं आपको बस बताऊंगा कि आपको ऐसे बनाना है और उसी हिसाब से आप अपनी उपस्थिति या अपने काम के अनुसार अपने टाइम टेबल को शेड्यूल कर सकते हो। तो मैं अगले वीडियो में ये सब चीज़ें बताऊंगा। आज हम लोग ये जानेंगे कि हमारी तैयारी कहाँ से होगी, बुक्स से होगी या दूसरा कोर्स यानी वीडियो से होगी, किससे होगी सर? अब मार्केट में बहुत सारे लोग आपको कोर्स बेचते हुए देखेंगे, है ना। बहुत सारी जो है कोचिंग संस्थाएं हैं जो अपना कोर्स बेच रही है विद्यार्थियों को। लेकिन अब आपके लिए दोनों ही विकल्प हैं। देखिए मेरा क्या है, मैं आपको एक बेटर सजेशन दूंगा। मेरा बेटर सजेशन क्या है तैयारी करने के लिए, कि यदि आप कहीं जा रहे हो,
बहुत गंभीरता से समझना, चीज़ें यदि समझ में आ जाएंगी तो फिर सिलेक्शन होना आसान हो जाएगा। जैसे आप कहीं पर निकले, मान लेते हैं आप रिजल्ट मित्र टीम, जो रिजल्ट मित्र कोचिंग है ये तो अभी हमारी ऑनलाइन है, अभी ऑफलाइन नहीं है, लेकिन यदि हम भविष्य में ऑफलाइन करते हैं, ठीक है, भविष्य में हमारी ऑफलाइन कोचिंग होती है रिजल्ट मित्र की, तो एक बार कल्पना करो यदि आपको रिजल्ट मित्र की संस्था में पढ़ने आना है ऑफलाइन, तो आपको इसका रास्ता पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिना रास्ता के आप हमारे यहां पर नहीं आ पाओगे। बात समझ में आ रहे हो ना। ये मान लेते हैं कि ये हैं आप, अब मैं आपके चित्र को बहुत अच्छे से तो नहीं बना पाऊंगा, ये मान लो आप हैं और ये है आपकी सीट, यहां पर आपको मिलनी है नौकरी। तो यहां से यहां तक के जाने का जो रास्ता है वो आपको पता होना चाहिए। और ये रास्ता क्या होगा, ये रास्ता होगा दोस्तों आपका सिलेबस। जब तक आपको अपना सिलेबस पाठ्यक्रम पता नहीं होगा तब तक आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे। यहां तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए सिलेबस। तो पहले सिलेबस, अब सिलेबस में चूंकि मैं जीएस पढ़ाता हूं आप लोगों को, जीएस में पॉलिटी हिस्ट्री, तो जो जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, चूंकि इसमें मैथ भी बहुत ज़्यादा नहीं है और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो कि मैथ में लगभग 40-50 टॉपिक हैं और 40-50 टॉपिक में से इसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं या कितने टॉपिक आने हैं, 35 क्वेश्चन होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 टॉपिक होंगे, इससे ज़्यादा टॉपिक नहीं होंगे। रीजनिंग की बात करोगे तो 15 टॉपिक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। लेकिन जीएस चूँकि 50 नंबर का है, यहाँ पर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स और भी विविध मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। तो यहाँ ज़्यादा है, जीएस वाला मैटर ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री पढ़ना, पूरा कंप्यूटर पढ़ना, पूरा साइंस पढ़ना, पूरा पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सारा कुछ पढ़ना है आपको यहाँ पर, ठीक है। तो वो ज़्यादा यहाँ पर। अब जब सिलेबस हमें देखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा, चूंकि आपके पास विकल्प है बुक्स, और बुक्स में आप क्या लीजिए, बुक्स में आपके पास बहुत सारा मटेरियल है पढ़ने के लिए, तो कोई भी बुक्स ले सकते हो जो भी आपको सफिशिएंट हो। मैं आपको बुक्स के रूप में देखूंगा, तो एक प्रैक्टिस बुक ले लीजिए। प्रैक्टिस बुक ऐसी प्रैक्टिस बुक होनी चाहिए जिसमें पिछले वर्ष के भी क्वेश्चन दिए गए हों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए गए हों, पिछले वर्ष के क्वेश्चन। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप पिछले वर्ष के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको खुद आइडिया पता चलेगा, खुद में आइडिया लगा पाओगे कि किस टॉपिक से कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। दूसरा, कोर्स आपको खरीदने की जरूरत ही नहीं है, रिजल्ट मित्र टीम पर आपको सारी चीजें फ्री में मिल रही है। तो रिजल्ट मित्र जो है आपको ये सभी चीजें उपलब्ध करा रहा है। रिजल्ट मित्र पर आप ये सारी चीजें देख पाओगे, ठीक है, सभी चीजें आपको मिल पाएंगी, पूरा कोर्स यहां पर पढ़ पाओगे, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहां पर मिलेगा, ठीक है। सारे वीडियो यहां पर मिलेंगे, तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। बशर्ते आपको क्या करना है, जब हम आपके लिए इतना करेंगे तो आपसे बस एक छोटी सी उम्मीद कर सकते हैं, छोटा सा गुरु दक्षिणा की आशा कर सकते हैं कि आप इस चैनल को सभी लोगों तक पहुंचाएंगे, सब्सक्राइब खुद से करेंगे और दूसरों से भी कराएंगे। बस यही एक रिजल्ट मित्र परिवार आपसे उम्मीद लगाएगा। बाकी अब एग्जाम की रणनीति कितनी होनी चाहिए, तो मैं आपको एक हिंट दे दूं कि कम से कम इस एग्जाम को यदि क्रैक करना चाहते हो तो आपका पढ़ाई का जो समय होगा वो कम से कम एटलीस्ट 6 to 7 आवर होना चाहिए, 6 से 7 घंटे का होना चाहिए। और ये दोस्तों कैसे कवर होगा 6 से 7 घंटे का टाइम, इसके लिए तैयार रहिएगा अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे इन 6-7 घंटों को आप एकदम हंसते हंसते मनोरंजन तरीके से कवर कर लोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। हालांकि यदि आपके पढ़ने की दक्षता और अच्छी है तो मैं तो यहां तक कहूंगा कि कम से कम 8 से 10 घंटे पढ़िए, लेकिन यदि नहीं है तो इंक्रीजमेंट करना है, वो भी बताऊंगा कि कैसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, कल आपसे पुनः मुलाकात करेंगे या जो इस नई भर्ती को लेकर के आप लोग कमेंट बताइएगा। यदि आपको परीक्षा की रणनीति चाहिए है कि कैसे हमारा सर टाइम टेबल हो, किस तरीके से हम पढ़ें, हम अपने समय को कैसे शेड्यूल करें, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है तैयारी करने में वो है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो यदि आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके लिए नई वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू। वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।